तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का थर्ड और फाइनल पार्ट। देखिए, इससे पहले के जो दो पार्ट थे उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट पार्ट में आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुरू कैसे हुआ, आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में हमने स्टडी की थी। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के क्या क्या स्टेप है। ठीक है, तो 5 स्टेप थे आपके, जिसमें से हमने 2 स्टेप्स के बारे में डिस्कशन किया था। बहुत अंदर से जाना था कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती है। जो तीसरा इसका स्टेप है वो होता है सीमेंट डाइल्यूशन। ठीक है, सीमेंट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, केमिस्ट्री में डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, तनुकरण। मतलब कोई जो सांद्रित कंसंट्रेटेड मटेरियल रहता है ना, उसमें कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला दीजिए, ऑर्गेनिक एलिमेंट मिला दीजिए, जिससे कि जो आपका पहले का जो तत्व है उसका आयतन और मात्रा दोनों बढ़ जाए। पर ध्यान क्या रखना है कि जब आप उसका अमाउंट और वॉल्यूम इंक्रीज करो, उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस ना आए, या फिर बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉल्यूम या अमाउंट बढ़ाने के चक्कर में आप पूरा का पूरा एलिमेंट ही खराब कर दो। तो सेम यही चीज क्या होता है, जो वीर्य का डाइल्यूशन या तनुकरण होता है, इसमें भी क्या करते हैं, वीर्य के आयतन को या मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आयतन और मात्रा मतलब मान लेते हैं कि एक वीर्य जो एक सांड रहता है, मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट एक बार में 5 ml जो रहता है आपका सीमेन प्रोवाइड कराता है, सीमेन इजेक्ट करता है। ठीक है, अब ये 5 ml कम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्या है, 5 ml कम हो जाएगा। कम इन अ सेंस कि इस 5 ml से आप बहुत ज्यादा गायों को गर्भित नहीं करा सकते। ऑलमोस्ट एक गाय को गर्भित कराने के लिए 1 ml लगता है। तो कितने गायों को आप गर्भित करा सकते हो? 5 गायों को। इसमें भी दिक्कत है। इसमें भी दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है ना कि एकदम एग्जैक्ट कभी जाए, कभी कम या ज्यादा भी हो सकता था। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट ले लेते हैं। तो ये जो रेशियो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये रेशियो कम ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपका सीमेंट हमने कलेक्ट किया है उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को मिलाया जाता है जो कि प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करता बल्कि और बेहतर बनाता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है आपके सीमेंट को, ताकि ज्यादा लंबे टाइम के लिए ये ज्यादा जो आपका इम्पैक्ट है वो ज्यादा इम्पैक्ट डाल सके। ठीक है, अब इम्पैक्ट या फिर जो आपको मैं बोल रहा हूँ सुरक्षित रखता है, इसका मतलब क्या है, जो प्रोटेक्ट करता है। तो हम इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलाते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये समझ जाएगा कि सीमेंट डाइल्यूशन क्या है। ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को मिलाना, मिक्स करना आपके सीमेंट के साथ, जिससे कि जो सीमेंट की अमाउंट है या जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए। अभी कौन कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं ये जानना जरूरी है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी भी तरीके से पीएच, जो आपका सीमेंट का पीएच है ना 6.8, उसको इन्फ्लुएंस ना करे। दूसरा, वो किसी भी टाइप से जो आपका पॉइजनस मत करे सीमेंट को। ऐसा नहीं कि आप कोई मटेरियल मिला रहे हो और वो सीमेंट कोई पॉइजनस कर रहा है, पता चल रहा है गाय में पुट करो, गाय मर गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड, ये होना चाहिए कि वो इजीली मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम आप यूरेनियम टाइप कोई मटेरियल ढूंढ लियो कि एकदम जमीन के अंदर खोद के निकालना पड़े, इजी वे में आराम से मिल जाए मार्केट में, जिससे कि डाइल्यूशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके, जो आप मटेरियल यूज करोगे मिक्सचर को इंक्लूड करने के लिए या मिक्सचर में। तो कौन कौन से आपके ऐसे जो केमिकल्स है, केमिकल्स नहीं बोलेंगे एक्चुअल में, ऐसे बायोलॉजिक जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जिनका आप यूज करोगे, तो मेन जो रहता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एग यॉक। ठीक है, क्या रहता है, एग यॉक। ये कितना भी आप ऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर दो, जितने भी आप कार्बनिक तत्व यूज करोगे ना, किसको, जो आपका सीमेंट को डाइल्यूट करने में, एग यॉक ऑलमोस्ट सब में रहता है। ठीक है, इसके बाद ऐड होता है इसमें, आप एग यॉक फॉस्फेट ले लो। ठीक है, क्या है, एग यॉक फॉस्फेट। दूसरा रहता है एग यॉक साइट्रेट। ठीक है, और थर्ड रहता है आपका एग यॉक मिल्क। दूध से भी तनुकरण किया जाता है, डाइल्यूशन जो है मिल्क से भी किया जाता है। एक एक को समझेंगे। सबसे पहला क्या है, एग यॉक फॉस्फेट। इसमें क्या रहता है, जो आपका एग यॉक है, अंडपीज जो है ना, इसको मिलाया जाता है। अच्छा, किससे मिलाया जाता है, आपके पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से। किससे मिलाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से। पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में आपके एग यॉक को रेशियो में मिला के अपन इसको क्या करते हैं,
जो आपका सीमेन है उसको डाइल्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है आपका एग यॉक साइट्रेट, सेम वही चीज, एग यॉक साइट्रेट में क्या करते हैं, सोडियम साइट्रेट डाई साइट्रेट, ठीक है, क्या है, सोडियम साइट्रेट डाई साइट्रेट एक केमिकल आता है जिसको अपन एग यॉक में एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करते हैं और इस मिक्स रेशियो को कहां यूज किया जाता है, सीमेन में, जिससे कि डाइल्यूशन होता है। जनरली ये दोनों मेथड्स जो हैं वो पॉपुलर तो है वैसे और अच्छे भी हैं, बट जो मोस्टली यूज किया जाता है ना वो है एग यॉक मिल्क, ठीक है, दूधिया तनुकरण पदार्थ इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है ना, जो आपका स्किम्ड मिल्क रहता है, ठीक है, स्किम्ड मिल्क को मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोला जाता है, स्किम्ड मिल्क को मतलब फैटलेस मिल्क जिसमें फैट ना हो, ठीक है। तो फैटलेस मिल्क को क्या किया जाता है, आपके 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ठीक है, कितना, 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसे ये गर्म होता है इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म क्यों किया जाता है, तो ये एक प्रोसेस होता है पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया या जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना आपके मिल्क में वो खत्म हो जाए। क्लियर है, हमने उनको खत्म कर दिया जिससे कि जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो वो पूरी तरीके से सेफ हो आपके स्पर्म्स के लिए या सीमेंस के लिए, ठीक है। अब आपने गर्म कर दिया, फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा कर दिया। अब इसमें दो एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। पहला क्या है, 5% जो आपका ग्लिसरॉल रहता है, क्या रहता है, 5% जो आपका ग्लिसरॉल रहता है ना, इसका यूज किया जाता है किसमें, स्किम्ड मिल्क में मिलाने के लिए, ठीक है। और आपका 10% एग यॉक, ठीक है। तीन चीज रहेंगी, पहला आपका क्या रहेगा, स्किम्ड मिल्क रहेगा, दूसरा आपका क्या रहेगा, ग्लिसरॉल रहेगा, तीसरा आपका क्या रहेगा, एग यॉक रहेगा। इनको मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद इसको कहां पे इसको मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स करने के बाद इसको क्या करते हैं, मिला दिया जाता है। कहां मिलाया जाता है, आपके सीमेन में। सीमेन में क्यों मिलाया जाता है, ताकि उसका वॉल्यूम और अमाउंट बढ़ जाए। तो ये जो सीमेन डाइल्यूशन का काम रहता है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद का जो स्टेप है, ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है उसको जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जामिनेशन में आया था, अचानक से मुझे नॉक किया, आपके एग्जामिनेशन में पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाइल्यूटेड मटेरियल, जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, और आपका सीमेन है, मतलब आप सीमेन को कितने रेशियो तक डाइल्यूट कर सकते हो, ये कितने रेशियो तक डाइल्यूट करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा गया है कि सीमेन को इंडिया में 2 रेशियो है ना, इसके एवरेज लिया गया है। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके सीमेन में नंबर ऑफ स्पर्म्स कितने हैं। अगर स्पर्म्स ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा डाइल्यूट कर सकते हो, अगर स्पर्म्स कम है तो आप उसको कम डाइल्यूट करते हो। बट फिर भी ऑन एन एवरेज इंडिया और जो वर्ल्ड रहता है या जो विदेशों में रहते हैं ना, इसका एक रेशियो निकाला गया है कि इंडिया में जो वीर्य का तनुकरण रहता है, जो वीर्य का डाइल्यूशन रहता है, वो 1:10 और 1:20 होता है, ठीक है। कितना रहता है, 1:10 या फिर 1:20। इस रेंज में इंडिया में वीर्य का तनुकरण किया जाता है, जबकि वर्ल्ड में जो रहता है वो 1:100 रहता है। अब देखिए आप यहाँ अगर डिफरेंस देखेंगे तो अबाउट 5 to 10 टाइम्स है, कितना है, 5 से 10 गुना ज्यादा वर्ल्ड में डाइल्यूट किया जाता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन बहुत सारा है। फर्स्ट है कि जो विदेशी नस्ल है ना, उनसे स्पर्म्स की मात्रा भी ज्यादा कलेक्ट की जाती है एज कंपेयर टू जो आपका इंडिजीनियस ब्रीड्स है ना। सेकंड ये रहता है कि जो उनकी गाय रहती है ना, या जो जिनको गर्भित कराना रहता है, वो सक्षम रहती है कि कम मात्रा में भी ना वो आराम से गर्भित हो सकती है। इंडिया के केस में क्या रहता है, देखिए इसके भी फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत चीज है या यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इसको सुधारना चाहिए। इट्स नेचुरल, ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने इसको प्लानिंग करके भेजा है। कुछ अच्छा है तो कुछ थोड़ा सा कमी भी है। तो ये चीज आप मत सोचिए कि यहाँ जो डाइल्यूशन रेशियो है वो कम है, ये सोचिए कि यहाँ की गाय कितनी सक्षम होती है। देखिए जितनी सक्षम भारतीय नस्ल की गाय होती है उतनी विदेशी नस्लों की नहीं है। हमारी गाय वातावरण को सह सकती है, हमारी गाय एडवर्स कंडीशन, जो विपरीत परिस्थितियां उसको सह सकती है। तो अगर इतने सहने की क्षमता है तो यार कुछ तो थोड़ा सा आपका क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज हो गई ना। तो ये डिसएडवांटेज नहीं, ये एक टाइप का रेशियो है। तो याद रखेंगे कि इंडिया में रेशियो क्या है, 1:10 या फिर 1:20, और जो वर्ल्ड में है वो 1:100 है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका
सीमेन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं भी लेके चले जाओ। सीमेन स्टोरेज के 3 टाइप्स, ठीक है, क्या है, 3 टाइप्स है। फर्स्ट है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, किसी को पता है क्या? ठीक है, 3 है आपका। पहला है रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं, दूसरा है आपका रेफ्रिजरेटर या प्रशीतन जिसको कहा जाता है, वहां पे स्टोर किया जाता है, और तीसरा रहता है माइनस टेम्परेचर। माइनस टेम्परेचर को मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो रूम टेम्परेचर क्या रहता है ना, जनरली 24 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो जो आपका सीमेन आपने कलेक्ट किया है, जो इसको स्टोर किया, इवोल्यूशन किया है, सॉरी कलेक्ट किया है, उसके बाद जो उसका इवोल्यूशन या टेस्टिंग किया है, उसके बाद डाइल्यूशन किया है, उसके बाद उसको स्टोर करना जरूरी है, ठीक है। अब स्टोर का भी ड्यूरेशन रहता है, ऐसा नहीं कि आप सालों साल स्टोर ऐसे खुले में रख लोगे। तो इसके लिए क्या रहता है, कुछ टेम्परेचर रहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे जनरली जो आपका 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस पे जो आपका सीमेंट रहता है उसको 1 हफ्ते तक, लगभग 1 हफ्ते ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, विद टर्म्स एंड कंडीशन। सेकेंड है आपका जो रेफ्रिजरेटर प्रशीतन रहता है, इसका तापमान 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, ठीक है, नॉट लेस देन 0, नॉट मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑन एन एवरेज कितना रहता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आप कई हफ्तों तक, 2 से 3 हफ्तों तक आराम से आपका जो सीमेंट रहता है ना, उसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, इन दोनों में जो सीमेंट को स्टोर किया जाता है ना, वो आपके कुछ ट्यूब्स रहते हैं, एम्प्यूल्स रहते हैं, ठीक है, ग्लास एम्प्यूल्स बोला जाता है। ग्लास एम्प्यूल्स में पुट किया जाता है, उसको ऊपर से कार्क या फिर जो आपका कॉटन रहता है उससे कवर करते हैं, और उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। और थर्ड जो रहता है माइनस टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर यही है, जो पेपर में है ना, यही से क्वेश्चन आते हैं। इसके भी 2 टाइप्स हैं, एक रहता है -79 डिग्री, एक रहता है -196 डिग्री जो आपका सेल्सियस रहता है। तो -79 डिग्री सेल्सियस जो रहता है ना, इसको बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। आपने सुना है, शुष्क बर्फ इसको बोला जाता है, और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। बहुत मजेदार बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो इतना ज्यादा ठंडा रहता है, -79, इतने में आपका जो शरीर का हड्डी है ना, वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम गल ही जाएगा, स्टार्ट क्या, वो खत्म ही हो जाएगा। तो ये क्या रहता है, -79 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 2 नाम से जाना जाता है। पहला जाना जाता है आपका जो ड्राई आइस या जो शुष्क बर्फ कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड जो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बहुत लोगों को पता होगा, इसको बोला जाता है लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन आपने मूवीज में देखा होगा ना, जो लेबोरेटरीज में एकदम ऐसा एक बक्सा खोलते हैं जो छोटा सा रहता है, फिर भयंकर सारा धुआं निकलता है वहां से, फिर ऐसे ग्लव्स पहन के किसी चिमटे से ऐसे निकाला जाता है, वही होता है लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, वही होता है लिक्विड नाइट्रोजन। बहुत ज्यादा -196 आप मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कितना जो माइनस टेम्परेचर होता है ना, इसमें क्या होता होगा। और यही रीजन है कि स्टोरेज के तीनों मेथड्स में जो माइनस टेम्परेचर मेथड होता है ना, इसमें 30% जो आपके स्पम्प्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए, इसका स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1 साल तक आप सीमेंट को स्टोर कर सकते हो। ड्यूरेशन कितना, 1 साल। बाकी सबका देखिए, इसका तो विद इन अ मंथ है, 1 मंथ की, सॉरी विद इन अ वीक है, 1 हफ्ते के अंदर इसका, चलिए 1 महीने ले भी सकते हैं, इसका 1 साल। बट डिसएडवांटेज यही है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर लो रहता है ना कि स्पर्म्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते, और ऑलमोस्ट 20 से लेकर 30% जो स्पर्म है वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टोरेज रहा कि कैसे आप स्टोर करेंगे। अब फाइनल पे आते हैं, जो आपका इजेक्शन है, ठीक है, कि आप पुट कैसे करेंगे उसको, जो आपके मादा रहेगी, मादा के अंदर, इसको बोलते हैं वीर्य का सेचन, लास्ट मेथड है आपका, ठीक है। सीमेन पुटिंग बोल सकते हैं, सीमेन जो इजेक्शन बोल सकते हैं। सीमेन को कहां पुट करना है, आपके जो फीमेल काऊ है आपकी। तो इसमें देखिए 2-3 चीजों को आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और पहला आपको जो पूछा जाता है कि कौन से हिस्से में छोड़ा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको पता है कौन सा हिस्सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो आपका सर्विक्स, मध्य ग्रीवा, ग्रीवा वाला हिस्सा है। ग्रीवा का भी कौन सा, मिड सर्विक्स, ठीक है। क्या है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कौन सा हिस्सा है आपका ग्रीवा, जिसको सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स में भी कौन सा वाला सर्विक्स, मिड सर्विक्स। पहला चीज जो यहाँ याद रखना। दूसरा चीज, आप मटेरियल कौन सा यूज करोगे, तो देखिए एक इंजेक्शन आता है, ठीक है। ये इंजेक्शन भी दो टाइप के आते हैं, एक आता है ग्लास का, एक आता है आपका प्लास्टिक का। ये बहुत पावरफुल इंजेक्शन रहता है, जैसे आप पिचकारी देखे ना होली में खेलते हैं, वैसे कुछ पावरफुल रहता है। ये बहुत तेजी से अंदर जो रहता है आपके सीमेन को पुट करता है, ठीक है। इसको जनरली आपके जो एनल पार्ट है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो गुदा वाला हिस्सा है, वहां पे हम इसको पुट करते हैं, फिर वहां से योनि से होता हुआ सीधा मिड सर्विक्स में आता है। तो जो आपको पूछा जाता है वो क्या है कि मटेरियल क्या रहता है, तो पहला आप याद रखेंगे कि इंजेक्शन रहता है, मोस्ट हाई पावरफुल रहता है। ये दो टाइप से आता है, आपका प्लास्टिक का होता है, ग्लास का। तो जनरली प्लास्टिक का यूज किया जाता है क्योंकि ग्लास के टूटने का थोड़ा चांसेस रहता है, ठीक है। क्या रहता है, ग्लास के टूटने का चांसेस, इसलिए अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज। इसमें क्या करते हैं, हम हाथ में लेते हैं उस इंजेक्शन को और पुट करते हैं कहाँ पे, जो गुदा हिस्सा, गुदा वाला हिस्सा रहता है ना आपके गाय का, वहां पे पुट करके अंदर एक एज्यूम लगाते हैं कि हाँ इतने में आपका जो सर्विक्स वाला पोर्शन है वो आ गया है और यहाँ पे अपने को छोड़ देना है। तो छोड़ के वापस से फिर इंजेक्शन को निकाल देते हैं। तो ये आपका क्या रहता है, वीर्य का सेशन, मतलब आप कैसे वीर्य को पहुंचाएंगे। अब इसके बाद एक टेस्ट किया जाता है, गर्भ धारण परीक्षण। देखिए यहां तक आपने सब कुछ किया, सीमेन कलेक्ट किया, सीमेन को टेस्ट किया, सीमेन को डाइल्यूट किया, सीमेन को स्टोर किया, सीमेन को पुट भी कर दिया, बट क्या ये पूरा प्रोसेस सही था, क्या आपकी गाय अब गर्भित होगी? इसीलिए एक टेस्ट किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट इसको बोला जाता है। ये दो टाइप से होता है, एक होता है मैनुअल और एक होता है केमिकल। तो मैनुअल में अपन क्या करते हैं, मैनुअल में 3 मेथड आते हैं। एक आता है आपका रेक्टोवेजाइनल मेथड जिसको बोलते हैं, दूसरा आता है आपका एनल वेजाइनल मेथड, एक को आपको योनि में हाथ डालकर बोला जाता है, एक में आपको गुदा योनि विधि कहा जाता है, और गुदा योनि विधि सबसे बेस्ट विधि है, ठीक है। और तीसरा आपका रहता है, मुझे योनि परीक्षण करके कुछ मेथड है, स्पेक्युलम मेथड बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, स्पेक्युलम मेथड है। तो 3 मेथड है, रेक्टोवेजाइनल, स्पेक्युलम और जो आपका है आपका एनल वेजाइनल मेथड है। तो याद रखेंगे कि गुदा योनि विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है परीक्षण में। इसमें क्या करते हैं, हम उंगलियों को जो योनि के अंदर आप ना वेजाइना के अंदर पुट करते हैं और वहां पे जो आपका सर्विक्स वाला हिस्सा है ना उसको थोड़ा सा टच करते हैं। तो टच करने से वहां मटर के जैसे संरचना मतलब फील होती है कि वहां कुछ उभरा हुआ हिस्सा है, दानेदार संरचना है, गर्भाशय भृंग में रहता है ये। और जैसे ही वहां पे टच करते हैं और अगर वो इस आपको समझ आने लगे कि हाँ ऐसी कुछ संरचना आपको महसूस हो रही है, तो इसको स्वेलिंग बोलते हैं, ठीक है। जब मैं सर्विक्स वाले हिस्सा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता रहा था तो वहां मैंने समझाया था, आप देख सकते हैं सर्विक्स वाले हिस्से में वो हिस्सा थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेलिंग आने लगती है। और स्वेलिंग आई है, इट मींस आपकी जो काऊ है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, आपका जो एआई का प्रोसेस था वो सफल हो चुका है। दूसरा जो मेथड रहता है, जो केमिकल मेथड रहता है, केमिकल मेथड या इसको आप बॉडी के कुछ चेंजेस भी बोल सकते हैं। इसमें होता है क्या, जनरली जो प्रोजेस्टेरॉन नामक एक हार्मोन रहता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये आपका पूछा गया सवाल है कि गाय में गर्भधारण परीक्षण में किस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। अलग अलग ऑप्शंस थे, टेस्टोस्टेरोन था, एस्ट्रोजन था, आपका पिट्यूटरी था, अलग अलग थे। तो याद रखेंगे कौन सा हार्मोन है आपका, प्रोजेस्टेरॉन। अब आदमी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन में। तो याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो दूध जो क्षरण सिद्धांत है ना उसके लिए, दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। 7 मिनट का समय रहता है, 7 मिनट में आपकी दुग्ध दोहन हो जानी चाहिए, वरना ऑक्सीटोसिन खत्म हो जाती है। वहां पे पढ़ना है। यहां पे आपको क्या पढ़ना है, जो गर्भधारण परीक्षण के लिए प्रोजेस्टेरॉन, क्या पढ़ना है, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन रहता है। तो इस हार्मोन की जो अमाउंट है ना, जैसे ही आपका काऊ प्रेग्नेंट होती है, इस हार्मोन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। कहां बढ़ेगा, एक तो आपके दूध में बढ़ेगा और दूसरा आपके रक्त में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इस बात का क्या बोल सकते हैं आप, निर्धारण करता है, ठीक है, अप्रूवल है, ये एक टाइप से सील लगा है कि हाँ अगर ये हार्मोन की अमाउंट बढ़ चुकी है, अगर आपके गर्भाशय भृंग जो है वहां पे दानेदार संरचना आ चुकी है, मतलब आपकी गाय गर्भित हो चुकी है और आपका जो एआई का पूरा प्रोसेस है वो सफल हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था। फाइनली आपका जो एआई वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो सबसे पहले आप तीनों वीडियो देखिए, ठीक है। मोस्टली बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में या ग्रुप्स में या जहां से भी हो सके आप कांटेक्ट कीजिए
और एग्री ग्रुप की फैकल्टी आपके लिए बिल्कुल रेडी है आपकी हर डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ।